वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि क्लास 10th का जो सिलेबस है आपका फिजिक्स का, उसे शुरू कर दिया गया है। और हम लोग सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन, जो कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, उसी को स्टार्ट किए थे। तो उसमें हमने बतलाया था कि प्रकाश क्या होता है और उसके गुण क्या होते हैं। अब आगे जो है उसके आगे का टॉपिक्स, उसको अब हम लोग पढ़ेंगे। आप सभी विद्यार्थियों से हमारा यह निवेदन है कि आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को देखते वक्त कॉपी और कलम दोनों लेकर बैठे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें आएगी पढ़ाते वक्त जो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। उसे आपको अपने नोटबुक में ऐड कर लेना है, अर्थात लिख लेना है। तो आप लोग अलर्ट रहिएगा और कॉपी कलम दोनों लेकर के बैठिए। अब आपको हम पढ़ाते हैं प्रकाश के परावर्तन के अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है किरण, रे। तो हम लोग बात करेंगे किरण के बारे में, रे के बारे में। आखिर यह होता है क्या। यह टॉपिक जो है आपको क्लास 7th 8th से आ रहा है। आप वहाँ पर भी पढ़े होंगे और आपको यहाँ पर क्लास 10th में भी फिर से इसे पढ़ना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा किरण किसको कहते हैं। तो लिखा गया है कि सीधी रेखा पथ पर चलने वाली जो प्रकाश है उसी को हम किरण कहते हैं। जैसा कि सर आइजक न्यूटन ने भी बतलाया था कि प्रकाश जो होती है वह सीधी रेखा पथ पर चलती है। तो सीधी रेखा पथ पर जो चलती है प्रकाश, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? किरण के नाम से जानते हैं, यानी कि उसे किरण कहते हैं। और इस किरण को तीर चिन्ह के द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि किरण को यदि आपको इंडिकेट करना है, सूचित करना है, तो उसके लिए आपको तीर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। यानी कि किरण को हम लोग तीर चिन्ह से सूचित करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहेंगे? तो वैज्ञानिकों के द्वारा यह देखा गया कि जो किरण पुंज होते हैं वह समूह में भी चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं। ग्रुप ऑफ रेज कॉल्ड बीम। यानी कि किरण जो होते हैं वो आपको समूह के रूप में चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक किरण के बाद दूसरी किरण आएगी, तीसरी किरण आएगी, तो उन्हें हम कहेंगे कि यह ग्रुप है। जैसे आप यदि अकेले कहीं पर हैं तो आप ग्रुप में नहीं हुए। ग्रुप में होने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक लोगों का होना अति आवश्यक है। तो ठीक उसी प्रकार से जब किरण समूह में चलने लगती है, अब यहाँ पर हमने लिख दिया किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो इसको आप रटिएगा नहीं, प्लीज इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। किरण पुंज नाम कब पड़ा? जब किरणों का समूह बना, जब उनका ग्रुप बना, तो आप उसे अलग अलग ढंग से परिभाषित कर सकते हैं कि जब किरणें एक दूसरे के साथ समूह में चलती है, जब ग्रुप में रहती है, तो समूह में चलने वाले वैसे किरणों को ही हम लोग किरण पुंज कहते हैं। आप चाहें तो मेरे द्वारा बोला गया इस परिभाषा को भी अपने कॉपी में लिख सकते हैं, जो बेहतर होगा। अब इस किरण पुंज को कितने वर्ग में डिवाइड किया गया है? तो किरण पुंज को 3 वर्ग में डिवाइड किया गया है। आखिर 3 ही वर्ग में क्यों डिवाइड किया गया? 4 वर्ग भी हो सकते थे और 2 वर्ग भी हो सकते थे। तो वैज्ञानिकों के द्वारा यह देखा गया कि किरण जब भी चलेगी, अर्थात समूह के रूप में जब भी चलेगी, यानी कि किरण पुंज की तरह जब वह बिहेव करेगी, तो वह मात्र 3 तरीका से चल सकती है। उसके पास चौथा कोई भी तरीका है ही नहीं। जैसे आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, किरण पुंज को चलने के लिए, अब यानी कि किरणों का समूह, किरण पुंज कहने का मतलब क्या? किरणों का समूह। आप हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे, अनेक शब्दों का एक शब्द। तो अनेक शब्द हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? शॉर्ट में उसका एक शब्द क्या आएगा?
किरण पुंज आएगा। यानी कि जब भी किरण पुंज बोले तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि ढेर सारा किरण, कम से कम 2 या उससे अधिक। तो कहने का मतलब क्या है कि किरण ऐसे चल सकती है, किरण ऐसे चल सकती है, यानी कि देखिए एक दूसरे के क्या है, समानांतर है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो इस प्रकार से हम समानांतर किरण पुंज का परिभाषा क्या दे सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक किरण एक दूसरे के समानांतर होते हैं अर्थात बराबर दूरी पर होते हैं तो उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी कि समानांतर और बराबर दूरी पर होते हैं तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए बराबर दूरी यानी एक किरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 1 और 2 के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस है। एक और नंबर डाल देते हैं 4, 2 और 3 के बीच का जितना डिस्टेंस है उतना ही 3 और 4 के बीच का डिस्टेंस है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज कहेंगे। नेक्स्ट अभिसारी किरण पुंज, ये पैरेलल बीम हुआ या कन्वर्जेंट बीम होगा। अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे, तो यहाँ पर फिगर में आप देखिए कि ढेर सारे किरण कहीं से आ रहे हैं और एक पॉइंट O पर सभी किरणें जाकर मिल जा रही है। अर्थात आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि किरणों का वैसा समूह, किरणों का वैसा समूह जिसमें सभी किरणों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती जाती है, घटती जाती है, उसी को अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है, इन सभी का बीच का जो डिस्टेंस है क्या इस पॉइंट पर है, नहीं, यहाँ पर आप देखिए डिस्टेंस कम हो गया, फिर यहाँ पर और डिस्टेंस कम हो गया, यहाँ पर आके नगण्य हो गया, निग्लिजिबल हो गया, 0 हो गया। अर्थात जब वो दूर से आ रही थी तो उनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था और जैसे जैसे वो मिलने की कगार पर पहुंची तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कम होते गया। तो आप डेफिनेशन परिभाषा दे सकते हैं कि वैसे किरण पुंज जिसमें किरणों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती जाती है उन्हीं को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज क्या है, तो जस्ट इसके विपरीत यहाँ पर मिल रहा था, यहाँ पर दूर हटेगा, यानी कि जब किरणों के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, फैलती जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अपसारी का अर्थ ही होता है फैलना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रकाश के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। प्रकाश के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण यानी कि पदार्थ का बंटवारा हो रहा है, उसे कुछ भागों में डिवाइड किया जा रहा है, लेकिन उसका बेस क्या तैयार किया गया है, प्रकाश। उसका बेस क्या तैयार किया गया है, प्रकाश। यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े होंगे पदार्थों का वर्गीकरण, वहां पर आप लोग पढ़े थे ठोस, द्रव और गैस। तो वहां पर ठोस, द्रव, गैस प्रकाश के आधार पर नहीं था, वह मॉलिक्यूलर संरचना के आधार पर था। आप लोग फिजिक्स में भी कहीं कहीं पढ़े होंगे पदार्थों का वर्गीकरण होगा लेकिन विद्युत के आधार पर होगा, चालक, कुचालक, अर्धचालक। उसी प्रकार से ठीक वैसे ही हम लोग प्रकाश के आधार पर प्रकाश में, प्रकाश के परावर्तन में भी पदार्थ को 3 भाग में रखे हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी जिसको इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी ओपेक और पारभासी ट्रांसलूसेंट के नाम से जानते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा पारदर्शी का मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर हो जाएगा, हवा, साफ पानी, कांच इत्यादि। यानी कि हवा जो है, जैसे मान लिया जाए कि हमारे आपके बीच हवा है, जब भी हम कहीं जाते हैं सभी के बीच में एयर होता है तो क्या हम एक दूसरे को देख पाते हैं कि नहीं, देख पाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हवा से प्रकाश पूर्ण रूप से क्रॉस कर जाती है, पार कर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हवा से प्रकाश पूर्ण रूप से क्या हो रही है, पार कर रही है। कांच, जैसा कि मान लिया जाए कि हम अभी जो है कि गूगल्स का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर जो साधारण या जो कांच जो है, ग्लास जो है, इसमें भी आप देखिए तो इसमें से प्रकाश पूरा जो है आर पार कर रही है, जिसकी सहायता से हम पहनने के बाद बाहर की सभी वस्तुओं को देख सकते हैं, सामने की सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जिन
पदार्थों से प्रकाश पार कर जाती है, इजिली क्रॉस करती है, उसी को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। परंतु अपारदर्शी में जैसा कि आप देख सकते हैं, पारदर्शी यहाँ पर आ का प्रयोग किया गया है। आ का अर्थ क्या होता है? नहीं। तो जो पारदर्शी नहीं है अर्थात जिससे प्रकाश नहीं पार करता है उसी को अपारदर्शी कहेंगे। तो हमारे द्वारा जो दिया गया एग्जाम्पल है और आप इसमें अपने ढंग से ऐड कर सकते हैं। लकड़ी हुआ, लकड़ी से प्रकाश क्रॉस नहीं करेगा। धातु, धातु की प्लेट, ईंट इत्यादि। ठीक उसी प्रकार से पारभासी, परभासी जो आएगा वह आपको दोनों का गुण रखेगा, यानी कि पारदर्शी का भी अपारदर्शी का भी। जिन पदार्थों से प्रकाश आंशिक रूप से पार करता है, आंशिक का अर्थ होता है थोड़ा सा, अंशतः क्रॉस करता है, उसी को हम परभासी कहेंगे। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, धुआं, कोहरा इत्यादि। यानी कि हम लोग जानते हैं कि तेल लगा हुआ जो कागज होता है उसमें आप जब लाइट डालिएगा, टॉर्च जलाइएगा या फिर साधारण भी प्रकाश किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल नेचुरल लाइट जाएगा तो कुछ ही भाग उसका क्रॉस करेगा। घिसा हुआ कांच में भी, धुआं में भी, कोहरा में भी, रक्त में भी और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, या ज़्यादा बेहतर होगा कि आप यदि लिख लिए होंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आप सभी से यह गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मैं फिर आपसे कल मिलूँगा इसके आगे के नेक्स्ट बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।